आज हिंदुस्तान की परिस्थिति ये है कि न तो किसान जो है अपने खेत में जिंदा रहने की पोजीशन में, 124 ए की जगह 152 धारा रख दी गई है। ये लोगों को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान करेगा। कोई अपराधी है तो बुलडोजर पहले चला दिया जाता है उसके मकान पर। किसी भी व्यक्ति की पुलिस फिंगरप्रिंटिंग ले सकती है। जो पुलिस है हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज गुंडा फोर्स है। यह पूरा तानाशाही ये शासन जो है, जो हिंदू फांसीवाद लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान के भीतर। किताबों में तो बहुत लिख दिया, अच्छी अच्छी बातें लिख दी और किताबें अलमारियों में लग गई। रोजगार देने की पोजीशन नहीं, ऐसी सत्ता को हटा देना चाहिए। अपनी शिक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, रोजगार के लिए सड़कों पर आते हैं, तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी बातों को दबाया जाता है। जब आप चीज़ों को परिभाषित नहीं करेंगे तो इस तरीके की स्थितियाँ पैदा होंगी और विवाद पैदा होंगे, बढ़ेंगे। भगत सिंह ने भी कोई रास्ता उठाया था। हम इन सब चीजों का विरोध करेंगे और हमारा संघर्ष फिर आगे जाएगा। वो तो 100 साल के पुराने जो है गुलामों जैसे मजदूरों की स्थिति बनाने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव सक्सेना, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों, आज 10 दिसंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इसी मौके पर मैं अभी पहुंचा हुआ हूं बरेली स्थित नेहरू युवा केंद्र पर। यहां पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में आए हुए कुछ अतिथि और संयोजककर्ता मेरे साथ अभी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या परिचय है सर? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन से जुड़ा हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा दिन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है। हाँ, आज क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी और महिला संगठन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और गोष्ठी की वजह इसी रूप में था कि जो 3 आपराधिक कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं 1 जुलाई से, वह परिवर्तन जनता के हित में नहीं है। पहले से ही जो है सवाल उठते रहे हैं कि जो अदालतें हैं उनका एक तरीके से संकुचन किया जा रहा है, पुलिस को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं और जो पीड़ित लोग होते हैं, वो पक्ष होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और पूरे देश में हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो मज़दूरों के, किसानों के, महिलाओं के, नौजवानों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। जो मांगे की जाती हैं, जो आंदोलन किए जाते हैं, उनका दमन किया जाता है और एक तरीके से पुलिस तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। जो न्यायिक प्रणाली है उस पर भरोसे को कमज़ोर करने का प्रयास है एक तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून कहीं से भी देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है और इसीलिए हम ये समझते हैं कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है और बड़े बदलाव की ज़रूरत है। संशोधन, क्या संशोधन हो सकते हैं सर, क्या मानना है? संशोधन के रूप में हमारा मानना है कि इनका जो स्वरूप है उसको मानवीय बनाया जाना चाहिए, जनता के अधिकारों को बढ़ाया जाना चाहिए और जहाँ तक पुलिस और दूसरा तंत्र है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। अक्सर ये हो रहा है कि एनकाउंटर्स के नाम पर लोगों को की हत्या की जा रही है। जो न्याय जहाँ मिलना चाहिए, अगर कोई अपराधी है तो बुलडोज़र पहले चला दिया जाता है उसके मकान पर। तो इस पर भी न्यायालय ने कई बार टिप्पणी की कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कानून के अंदर ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे कि लोगों को मिले, अधिकार मिले। अब देखिए, पुलिस को जब अधिकार ज़्यादा दे दिए जाएंगे तो जमानत के लिए लोग जो वकीलों के पास जाते थे, तो आज स्थिति ये हो जाएगी कि पुलिस को ज़्यादा अधिकार जब दे दिए जाएंगे तो लोग जो है वो न्याय प्रणाली से ही वंचित हो जाएंगे। पुलिस जो है अपने अधिकारों का उपयोग करेगी। पुलिस के बारे में लगातार टिप्पणियाँ आ रही हैं कि उसका रवैया जनता के प्रति ठीक नहीं होता है और इससे एक डर का भय का वातावरण जो है व्याप्त होगा और लोग अपनी बातें जो है वो बिना किसी भय के पुलिस के सामने कभी भी नहीं रख पाते हैं। तो जो अपने वकीलों के माध्यम से रख पाते हैं वो रास्ता ही धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। तो वो रास्ता खुलना चाहिए, लोग निर्भय पूर्वक अपनी बातों को कह सकें, जो उनके साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा है उसका मुकाबला वो कर सकें, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। एफआईआर जो पहले भी दर्ज नहीं होती थी उसकी प्रक्रिया और ज़्यादा जटिल कर दी गई है। पुलिस को भी इस संबंध में अधिक अधिकार दे दिए गए हैं कि वह जो है वो 3 से लेके और 7 साल तक की जो सज़ा के कानून हैं उनमें जो है वो अपनी निर्णय जो है वो एसपी साहब को दे दिया गया है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ और इस तरह के प्रावधान जो कानूनों में किए जा रहे हैं बहुत गलत हैं और जनहित में नहीं है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं एक दूसरे अतिथि, तो आइए इनसे बात करते हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से। आइए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा दिन है, आपकी तरफ आपको एक अतिथि के रूप में यहाँ पे सम्मानित बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन 1948 में एक पैमाना तय किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि दुनिया में कोई आदमी कहीं भी रह रहा हो उसके ये अधिकार होंगे और उन अधिकारों को फिर हमारा जब संविधान बना तो उसमें शामिल किया गया। तो अभी जो क्रिमिनल कानून बने हैं उसमें एक कोशिश ये थी कि जो अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे उनसे हमको छुटकारा मिल जाए और ये बहुत अच्छी बात थी, सरकार का भी दावा था।
लेकिन जब हम प्रावधान देखते हैं इन नए कानूनों के, तो उसमें जैसे एक देशद्रोह का कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था कि भाई उस समय माहौल था और वो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो लड़ने वाले थे उन पे वो लागू किया गया, उनका जेलों में डाला गया। वो कानून ख़त्म हो जाना चाहिए। आज तो कोई ज़रूरत नहीं है, आज कोई विदेशी शासक नहीं है। दुख की बात यह है कि उसका नाम बदल के देशद्रोह की जगह, राजद्रोह की जगह देशद्रोह के नाम से 124A की जगह 152 धारा रख दी गई है और बढ़ा हुआ, वहाँ तो 3 साल की सज़ा थी, अब 7 साल की सज़ा है। 3 साल काले पानी भेजा जाता था। तो काले पानी जैसे कानूनों की आज क्या ज़रूरत है, लेकिन वो रखा गया। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये मानवाधिकारों के लिए बड़ी घातक है, क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है ऐसे कानूनों का। सरकार जो है वो अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति या जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके प्रति उनको इस्तेमाल करती है। अब हथकड़ी लगाने का कानून था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक फैसला दिया था सुनील बत्रा के कि इसमें भाई हथकड़ी मत लगाइए आप, क्योंकि ये मानव की गरिमा के खिलाफ है ना। और यहाँ तक कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा था जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके अपराधियों को भी हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, लेकिन हथकड़ी लगाने का अधिकार इस कानून में, नया जो कानून है CRPC आई है BNSS, उसमें पुलिस को दे दिया गया। इसी तरह से FIR दर्ज करने से पहले, जैसे पुलिस अक्सर कहती थी कि हम जांच कर रहे हैं, तो वो जांच करने का अधिकार इसमें दे, यानी पुलिस जांच करेगी, फिर 14 दिन तक वो जांच करेंगे, उसके बाद में आपकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पुलिस फिंगरप्रिंटिंग ले सकती है, यानी आपकी भी ले सकती है। आप सड़क पे जा रहे हैं तो वो आएगा, कहेगा कि साहब मजिस्ट्रेट साहब बुला रहे हैं, आपका किसी अपराध से कोई ताल्लुक है या नहीं है, वो ले सकती है। कम्युनिटी सर्विस जैसी एक सज़ा इसमें रखी गई है, उसको डिफाइन नहीं किया गया। और उसमें इस तरीके की चीज़, जैसे न्यायालय एक सड़क दुर्घटना के मामले में जज साहब ने कहा कि भाई तुम सड़क सुरक्षा पे एक निबंध लिखो, हो गई सज़ा, घर जाओ तुम। एक छेड़छाड़ का मामला था, कहा कि तुम लड़की के राखी बांध दो, हो गई सज़ा। तो जब आप चीज़ों को परिभाषित नहीं करेंगे तो इस तरीके की स्थितियाँ पैदा होंगी और विवाद पैदा होंगे, बढ़ेंगे। जैसे सर ने कहा कि सर एक सवाल मेरा और है, जैसे कि अभी जो भारत जो है वो समूचे वर्गों का देश रहा है, बहुत सारी कई विचारधाराओं का देश रहा है और सबको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अधिकार भी मिले हुए हैं। तो अभी के समय में और पहले के भारत में क्या आप देखते हैं ऐसा कि उन अधिकारों का किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़? नहीं, हनन तो देखिए, हनन की सुनवाई कहीं नहीं है। एक आम आदमी के को अगर कोई परेशानी आती है, वो किसी सरकारी विभाग से पीड़ित होता है, तो ये मैं रोज़मर्रा के अनुभवों के आधार पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी देखिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। उसको कचहरी में जाना है या तहसील में जाके खारिज करानी है। यानी व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी है, 10 साल हो गए हैं, और अगर वो रिश्वत नहीं दे रहा तो उसकी दाखिल खारिज नहीं हो रही है। इन स्थितियों के विरुद्ध कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर उसकी बात को सुना जा सके। तो ये अस्पतालों में आप जाइए तो जो स्वास्थ्य का अधिकार है, क्योंकि जीवन के अधिकार से जुड़ता है, अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो ना इंटरव्यू ले पाएंगे, ना मैं यहाँ पर कार्यक्रम अटेंड कर पाऊँगा, ना बच्चा पढ़ने जा पाएगा। अस्पतालों में जाइए तो अस्पताल तो बहुत खुल रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज सरकार कहती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की अस्पतालों की स्थितियाँ क्या हैं? वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ विशेषज्ञ नहीं है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, मशीन है लेकिन चलाने, वेंटिलेटर है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है। तो ये स्थितियाँ मानव अधिकारों के लिए, यानी हमने बहुत लिख दिया, किताबों में तो बहुत लिख दिया, अच्छी अच्छी बातें लिख दी और किताबें अलमारियों में लग गई, लेकिन जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अधिकार एक्चुअल में उपलब्ध ही नहीं है। ये चीज़ें हैं आज के भारत में, मैं समझता हूँ। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है वो आयोजित होना बहुत ज़रूरी था। लोगों को ये चीज़ें कम से कम कन्वे होनी चाहिए कि मानवाधिकार क्या होता है और हमारे देश में क्या हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जो है HR खन्ना, हंसराज खन्ना जो है, किसी दौर में कहा था उन्होंने कि आज जो पुलिस है हिंदुस्तान की, वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज गुंडा फोर्स है। माने बिल्कुल सीधे इस जो है पुलिस विभाग पे पूरे पे उन्होंने वो टिप्पणी की थी कि ये सबसे बड़ी जो है ऑर्गेनाइज गुंडा फोर्स है ये पुलिस। और ऐसी स्थिति में जो ये कानून लेके आ रहे हैं और पुलिस के हाथ में जो है और ज़्यादा राइट दे रहे हैं। पुलिस जितना टार्चर कर रही है, कस्टडियल डेथ है, रेप के केसेज हैं, और कहीं भी आदिवासी इलाके में जिस तरह से पुलिस और जो है जो भी वहाँ पर लग रहा है, वो जिस तरह से उनको माने ऐसे ही मार करके और फर्जी इनकाउंटर कर रही है, ऐसी स्थिति में पुलिस का राइट कम होना चाहिए था, उसको कमज़ोर करना चाहिए था पुलिस के राइट को।
और वह जो है पुलिस को राइट इतना दे रहा है कि वह और ज़्यादा अत्याचार। तो कहने का मतलब यह पूरा तानाशाही ये शासन जो है, जो हिंदू फांसीवाद लेके आ रहे हैं हिंदुस्तान के भीतर, है ना, यह पूरे ही आदमी को, पूरे ही समाज को तबाह कर देगा। ये लोगों को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान करेगा, क्षेत्रीयों के। आप मणिपुर का केस देख लीजिए, आप कश्मीर का केस देख लीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस तरीके से घृणा पूरा फैला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को ये तबाह कर देंगे। और मानवाधिकार आज जो कार्यक्रम में रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि लोगों को आगे आना चाहिए और अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये तो अडानी अंबानी के जो है वो पूरे ये उनके कार्यकर्ता बन गए हैं। अडानी अंबानी को ये कहते हैं कि यही हिंदुस्तान है। अडानी जो है तमाम अपराध करता है और उसको बोलते हैं हिंदुस्तान के ऊपर जो है यह जो है हिंदुस्तान को डुबाने का काम है। और वास्तविकता यह है कि अडानी अंबानी ही सब कुछ हो गया है देश में। यह जो है अपने आप में बहुत ही घृणास्पद, बहुत ही गलत चीज़ है ना। लोगों को इसके लिए आना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो, कोई ज़रूरी नहीं है, शांतिपूर्ण नई तरीके से, तो वैसे पूरा उबाल हिंदुस्तान में आना चाहिए। हमारे आसपास जो देश हैं वहाँ पर जब इस तरह की तानाशाही पूर्ण सरकारें आई हैं, लोग उठे हैं। आज हिंदुस्तान को भी ज़रूरत है कुछ तरह की आए जिससे इस तरह के कानून को जो है रोका जा सके। कैसे उन लोगों को जागरूक करें जिन्हें पता होते हुए भी वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते किसी कारणवश? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई शासन सत्ता, उसका प्रचार तंत्र, सब कुछ उसका होता है और अपने शासन को चलाने के लिए शांति की बात करती रहती है। लोगों को तबाह कर रही होती है और शांति की बात कर रही होती है। बात यह है अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। वह रास्ता किसी भी तरह का हो सकता है ना। भगत सिंह ने भी कोई रास्ता उठाया था। अब उसके लिए गांधी जी ने जो है वो आलोचना की थी, लेकिन आलोचना तो ठीक तो नहीं थी। बात यह है कि राइट के लिए, अगर अधिकार के लिए, आम जनता के अधिकार के लिए कोई अगर सामान्य तरीके से नहीं मानता है तो जन-उबार होना चाहिए, उसे वो होना चाहिए जैसे अन्य देशों में हो रहा है ना। आज हिंदुस्तान की परिस्थिति ये है कि न तो किसान जो है अपने खेत में जिंदा रहने की पोजीशन में, आज कोई किसान का लड़का जो है वो खेत में खेती नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। सरकार उसका एमएसपी कायदे से नहीं दे रही है। मजदूरों का हालत यह है कि कोरोना के समय में ऐसे कानून लेके आए, 4 श्रम संहिताएं लेके आए, वह तो 100 साल के पुराने जो है गुलामों जैसे मजदूरों की स्थिति बनाने जा रहे हैं। ऐसी से मजदूर को भी उठना चाहिए, किसान को भी उठना चाहिए और आम जनता को। आप देख लीजिए, पूरा जितने भी छोटे छोटे काम लेके किसी काम नहीं चल रहा है, पूरे तबाही पे खड़े हैं। तो आम जनता को हर क्षेत्र से उठना चाहिए, आज उसकी ज़रूरत है। सर, आम लोगों के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो आम लोगों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई आगे आओ साथ। और ऐसी स्थिति में किसी भी जो है ऐसी शासन सत्ता जो निरंकुश हो जाए और आम जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही हो, आम जनता को तबाह कर रही, रोजी रोटी रोजगार देने की पोजीशन नहीं, ऐसी सत्ता को हटा देना चाहिए। और मजदूर वर्ग और किसानों को तो बल्कि राजसत्ता अपने हाथ में उस स्तर पे जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल बुजदिली होगी कि डर के मारे बैठ जाएं लोग। जब भी हिंदुस्तान के ही भीतर, दुनिया तो छोड़ दिए, हिंदुस्तान के भीतर जब इस तरह की चीज़ें आई हैं तो लोग उठ खड़े हैं और परिवर्तन के लिए मजबूर किया है सरकारों को। जी, मेरा नाम दिशा है। मैं परिवर्तनकामी छात्र संगठन की कार्यकर्ता हूँ और यहाँ हमने जो गीत गाए हैं अभी, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। आज हम देख रहे हैं समाज में किस तरीके से लगातार डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। एक छात्र संगठन होने के नाते हम देखते हैं कि तमाम कॉलेजेस, कैंपस में जो गैर जनवादीकरण लगातार बढ़ रहा है ना। अगर छात्र छात्राएं अपने हकों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, रोजगार के लिए सड़कों पर आते हैं, तब उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी बातों को दबाया जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि समाज में जो भी अलग अलग तबके हैं, मजदूर वर्ग है, किसान लोग हैं, उन पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। आज इस देश में ये स्थिति बनाई जा रही है नए नए कानून ला करके कि कोई भी शख्स अपने हकों के लिए बात नहीं उठा सकता है। उसके ही संदर्भ में हमने यहाँ पर कुछ गीत भी गाए थे। जैसे कि आज मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है, तो लेकिन अधिकारों का हनन भी तो लगातार होता ही जा रहा है, चाहे वो छात्र हो, चाहे किसान हो, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी क्यों ना हो। इस चीज को लेकर नई नई योजनाएं आ रही हैं, तो इन सारी चीजों को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, लगातार कहते हैं अधिकारों का हनन होता ही जा रहा है। इन सब चीज़ों को हमें इस रूप में लेना चाहिए कि भाई जिस तरीके से लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर इस तरीके ही से छात्रों, नौजवानों, मजदूर, किसानों की आवाज़ को दबाया जाएगा तो एक दिन हमारे भी संघर्ष बुलंदी पर जाएगा और हम इन सब चीज़ों का विरोध करेंगे और हमारा संघर्ष फिर आगे जाएगा।